अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी भैया क्या कहते हैं, क्या रेखा चित्र कहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, रेखा चित्र तो कह नहीं सकते। क्या संस्मरण कहेंगे क्या? नहीं सर, संस्मरण का मतलब होता है कि आपने कोई यात्रा किया या फिर आपने प्रीवियस अपनी लाइफ के बारे में मतलब कुछ ऐसी चीजें देखा है जो है ना, उन चीजों के बारे में आप याद करके उन्हें लिख रहे हैं, वो आपका संस्मरण है। लेकिन आत्मग्लानि, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी नहीं हो सकता इसका मतलब। आत्मग्लानि का नहीं भैया, आत्मग्लानि का मतलब होता है कि आपने, आपके द्वारा अगर कोई ऐसा कृत हो गया है जिससे आप बिल्कुल ही क्षुब्ध हैं, यानी आप नहीं ये समझ रहे हैं कि भाई मैंने ये बहुत गलत किया, ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, है ना, यानी खुद पे पछतावा जब आप कर रहे हैं, तो ऐसे शब्दों के लिए उन्हें क्या कहते हैं, आत्मग्लानि कहते हैं। तो ये भी तो नहीं हो सकता गुरुदेव, फिर क्या होगा? फिर कह रहा आत्मकथा। हाँ मेरे भैया, अपनी खुद की कथा, अपनी खुद की गाथा, अपनी खुद की जीवन स्टोरी, है ना, लाइफ स्टोरी लिखना, वही क्या कहलाती है, आत्मकथा कहलाती है। इसका मतलब मेरे मित्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा इसका सही जवाब होगा। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं और कुछ कुछ और मैं बात करूं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द की बात करूं, तो रास्ते में, है ना, रास्ते में खाने के लिए, के लिए दिया गया भोजन, दिया गया भोजन, इसे क्या कहेंगे आप बताओगे मेरे मित्र, इसे क्या कहेंगे आप बताओगे? तो इसको क्या कहते हैं, पाथेय। क्या कहते हैं मेरे मित्र, पाथेय कहते हैं, है ना। पृथ्वी से संबंधित को क्या कहते हैं, तो पार्थिव कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित क्या होगा, पार्थिव। लेकिन रास्ते में खाने के लिए दिया गया सामान जो होगा, भोजन जो होगा, उसे क्या कहते हैं, पाथेय कहते हैं। इस बात को भी आप जान रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, कह रहा अन्न अन्य, देखिए वाक्य ये क्या दे रखा है, ये समश्रुति भिन्नार्थक होते हैं। यानी आपको ऐसे शब्द दिए जाएंगे मेरे मित्र जो आपको लगभग लगभग साउंडिंग, यानी पढ़ने पे उनका जो उच्चारण होगा लगभग लगभग एक जैसे दिखेगा, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल ही अलग होते हैं। अब आपको वही अर्थ पकड़ना है। जैसे मैं आपसे बात करूं मेरे मित्र, आपके सामने मैंने लिख दिया क्या, अली, और क्या लिख दिया, फिर अली लिख दिया, इसका आपको बताना है कि क्या होगा। मैंने यहां पे लिख दिया सकल, फिर क्या मैंने लिख दिया, सकल। अब आपको बताना है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए अली का मतलब क्या होता है मित्र, तो इस देखिए पहले वाले अली का मतलब क्या हो जाएगा, भौरा हो जाएगा। और दूसरे अली की मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, सखी हो जाएगा। मैं अगर इसकी बात करूं सकल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है मेरे मित्र, संपूर्ण होता है। और मैं इसके इस सकल की अगर बात करूं तो क्या होगा, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने कल ही इसको कराया, क्वेश्चन को कल ही कराया है, और देखूं कि क्या कितनी चीजें आपने गेन करके रखा, साथी कितनी करके रखा है। देखिए कह रहा है अन्न और अन्य। अन्न का मतलब क्या होता है भाई, आपने जाना होगा, अन्नदान, अन्नदान, है ना। तो अन्न का मतलब क्या, अनाज होगा, क्या अनाज होगा, अनाज होगा। पेड़, पेड़ तो होता नहीं अन्न का मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले वाले का अर्थ क्या होगा, अनाज होगा। ठीक है सर। और आगे फिर कह रहा है अन्य, अन्य, अन्य मतलब क्या होता है, दूसरा, दूसरा, दूसरा कोई होता है ना। तो दूसरा कहाँ है, पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए, अन्न का मतलब होता है अनाज, और अन्य का मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। इस बात को भी आप जान रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताइए। मेरे भाई उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन आ गया, उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन आ गया। मैंने आपसे कह भी रखा था कि उपसर्ग कितने होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए उपसर्गों की कुल संख्या, है ना, आप जरा बताइएगा मुझे उपसर्गों की संख्या, मेरे मित्र बताइए उपसर्गों की संख्या। अगर मैं आपसे संस्कृत की बात करूं कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं मेरे मित्र, तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। लेकिन यही आपसे अगर हम पूछ दें कि हिंदी में कुल उपसर्गों की संख्या, हिंदी में उपसर्गों की संख्या, उपसर्गों की संख्या, तो आप क्या बताने वाले हो मेरे मित्र, हिंदी में कितने होते हैं, 10 होते हैं। मैं आपसे बात करूं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मेरे मित्र, तो क्या 10 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल ही 10 जनवरी को। मैं आपसे बात करूं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, या फिर सिर्फ आपसे ये कहा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन में कह देता है हिंदी दिवस, सिर्फ ये कहे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे मित्र क्या आप क्या बताओगे, 14 सितंबर को, क्या 14 सितंबर को मनाया जाता है। आर्टिकल कौन सा है जिसके तहत, देखिए हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी हमारी क्या राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है,
तो आप याद रखना मेरे मित्र, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी भाषा है, राजभाषा है। इस बात को आप याद रखोगे। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, तो राजभाषा है। सर जी ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या होता है, तो मेरे भाई राजभाषा का मतलब क्या होता है, राजभाषा का मतलब उस देश के या उस राज्य के, राज्य का मतलब यहाँ पे संपूर्ण भारत की बात हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है ना। तो वहां पे इसकी बात हो रही है, अर्थात इसकी मैं बात करूं तो राजभाषा मतलब हमारे यहाँ जो राजकाज होगा, जो काम होंगे, यानी हमारे जो लेखा जोखा रखे जाएंगे, जो संवैधानिक भाषाओं की बात कर रखा है, वो हमारा क्या होगा, हिंदी होगा मेरे मित्र। इसका मतलब ये होता है। आगे यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। मेरे भाई उपसर्ग की मैं आपसे बात करूं तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। इस बात को आप जान रहे होंगे बखूबी, मैंने कितना भी बार बता चुका है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्द धन अंश में बात करूं, यानी शब्दों के ये अंश होते हैं, ना कि शब्द होते हैं। अर्थात ये किसी भी शब्द के प्रीवियस में, है ना, यानी पहले शब्द के पहले उपसर्ग है तो शब्द के पहले जुड़ता है, और प्रत्यय है तो प्र से प्रत्यय, प्र से पीछे होता है, अर्थात किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग होगा तो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। जैसे मैं आपसे बात करूं मेरे मित्र, ये मैंने लिख रखा है क्या, जय। मैंने क्या लिख रखा है, ये जय लिख रखा है। अगर मैं इसके पहले एक उपसर्ग जोड़ देता हूं, क्या, परा, परा उपसर्ग अगर मैंने जोड़ दिया तो ये शब्द क्या बनेगा, आप जरा बताओगे क्या, क्या पराजय बनेगा मेरे मित्र, क्या पराजय बनेगा। अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या इसने इसके अर्थ में परिवर्तन किया या नहीं किया। तो देखिए पहले था ये जय, जय का मतलब क्या, विजयी, है ना, विजयी। और उसके पहले जैसे ही परा हमने उपसर्ग जोड़ दिया, ये बन गया पराजय। और पराजय का मतलब क्या होता है, हार, एकदम बिल्कुल ही अपोजिट इसका बन गया। तो ये किसका चमत्कार रहा मित्र, तो ये रहा उपसर्ग का, है ना, किसका, तो ये रहा उपसर्ग का चमत्कार। उपसर्ग का चमत्कार ये रहा, जिसकी वजह से इसके अर्थों में परिवर्तन आ गया। मैं आपसे बात करूं, मैंने लिख दिया खेल, और खेल हमारा मूल शब्द है मेरे मित्र। अगर मैं इसमें एक प्रत्यय जोड़ देता हूं, मैं इसमें प्रत्यय औना जोड़ देता हूं, अगर औना, तो ये क्या बन जाएगा, क्या खिलौना बन जाएगा मेरे मित्र, खिलौना बन जाएगा। क्या ये खिलौना बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा, खिलौना बन जाएगा। तो ये होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। और अगर आपसे पूछे उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी होती, तो आप 22 बताने वाले हो, हिंदी में पूछे तो आप 10 बताने वाले हो, है ना। इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। देखिए कह रहा निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, तो मेरे भाई निर्गुण की अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें निर उपसर्ग है, निर उपसर्ग है। और आप देखोगे कि यहाँ पे हलंत लगाना जरूर है, तो इसने छोड़ दिया साथी, इसलिए आप यहाँ जरूर ही लगा लोगे हलंत। ठीक है, तो ये निर उपसर्ग, नी उपसर्ग नहीं होगा, नी तो बिल्कुल नहीं होता है, निर्गुण तो होगा ही नहीं, क्योंकि कंप्लीट शब्द है। हमने आपसे उपसर्ग की बात किया था, और उपसर्ग क्या होते हैं हमारे, ये तो शब्दांश होते हैं, है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, निर हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा, निर सही जवाब होगा, यानी निर्धन गुण बराबर निर्गुण हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, निर्गुण का मतलब क्या होगा, ये भी आप मुझे बताओगे, है ना। और कबीरदास किस काव्यधारा के थे, क्या ये सगुण के थे या फिर निर्गुण काव्यधारा के संत थे, ये बात भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, है ना। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि खिलौना शब्द में मूल, अबे ना मैंने पहले ही करा दिया मेरे भाई, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है, खिलौना, खिलौना शब्द बना है ये। तो आपको मैंने पहले ही दिखाया कि इसमें इसमें क्या था मेरे साथी, खेल जो था हमारा, ये मूल शब्द क्या था, खेल था। खेल हमारा क्या था, मूल शब्द था। और इसमें एक प्रत्यय लगा था, कौन सा, देखिए मैं आपसे अगर बात करूं मेरे मित्र, मैं आपसे बात करूं तो ये मैंने खेल लिख दिया, और जैसे इसमें एक मैंने प्रत्यय जोड़ दिया औना, ये क्या बन गया, तो खिलौना बन गया। क्या बन गया मित्र, खिलौना बन गया, खिलौना बन गया। मूल शब्द क्या था, यही तो था। और कभी भी आपसे पूछे कि मूल शब्द को किस और नाम से जानते हैं, तो मेरे भाई आप इसको क्या बताओगे, धातु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, धातु के नाम से भी जानते हैं। किसको, मूल शब्दों को धातु के नाम से भी जानते हैं। अगर इसमें आपने प्रत्यय यहाँ पे जोड़ दिया औना, तो ये बन गया क्या, खिलौना बन गया। और इसने कहा था खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, मेरे भाई क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा उन्होंने कहां जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। अब एक बात बताइए, क्या आपने कभी ऐसा बोला क्या, उन्होंने कहां जाना है, मेरे भाई बिल्कुल ही ये गलत है, बिल्कुल ही गलत शब्द है, ये वाक्य है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो यहां गलती किसकी है,
है ना? देखिए, उन्होंने कहा कहाँ जाना है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं कि उन्हें कहाँ जाना है तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी, है ना? कि उन्हें कहाँ जाना है ये सही होगा। इसका मतलब उन्होंने आकर के गलत काम कर दिया, यानी उन्होंने के जगह क्या आना चाहिए था, उन्हें आना चाहिए था। इसका मतलब यही तो गलत दिख रहा है। और इसने पूछा है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, यानी किसकी अशुद्धि है ये आपको बताना है। क्या संज्ञा का है, सर्वनाम का है, विशेषण का है, किसका है आपको बताना है, क्रिया का है बताना है आपको। देखिए, तो मेरे भाई हमने आपको बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, तो आप जान रहे होंगे संज्ञा क्या होती है। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही तो हम लोग संज्ञा कहते हैं, यानी दुनिया के किसी का भी कोई नाम हो वही तुम्हारी संज्ञा कहलाती है। और उन्होंने कोई नाम है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर है क्या, आपने जान रखा होगा कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, यानी जब संज्ञा के स्थान पर कोई और शब्द ला करके रख दिया जाता है उसी को मेरे मित्र क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम मतलब सबका नाम, है ना, वही सर्वनाम कहलाता है। अगर आपसे सर्वनाम की संख्या पूछा जाए मेरे मित्र तो कुल कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। इसके बारे में भी आप जान रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे गलती किसकी है, सर्वनाम संबंधी है, यानी उन्होंने के जगह पर क्या आना चाहिए था, उन्हें आना चाहिए था, उन्हें आना चाहिए था, उन्हें आना चाहिए था। तो मेरे मित्र इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, बिल्कुल ही सही इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे साथी कह रहा है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो कितना आसान है, देखिए संधि नाम ही ले लिया ये स्वर, तो स्वर संधि या स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का, तो मेरे भाई अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। इतने तो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया। और ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं साथी उनमें से इन प्रश्न को छांट कर लाया गया है। जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं, है ना, ये सब के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे मित्र, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसलिए आप इसको देखिए कितने आसान तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे मित्र। मैं आपको बता दूं, अगर आपने हिंदी का प्रैक्टिस सेट दे रखा है और थोड़ी बहुत भी आपने पढ़ाई किया मेरे मित्र, तो आपको 15 मिनट मैक्सिमम है 37 क्वेश्चन बनाने में, यानी 37 प्रश्न करने में 15 मिनट बहुत ही ज्यादा हैं आपके पास, है ना, आराम से कर सकते हैं। और यही ऐसे सब्जेक्ट हैं साथी जो आपको बेस्ट स्कोर कराएंगे, और बेस्ट स्कोर कराने के साथ साथ आपके समय को भी बचाएंगे मेरे मित्र, आपके समय को भी बचाएंगे। मैं कौन कौन, रीजनिंग और कौन सा, तो हिंदी। लेकिन आप बात करेंगे रीजनिंग की तो थोड़ा लॉन्ग टाइम लेता है मेरे मित्र, इसको सॉल्व करने में, बैठाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कुछ प्रश्नों में। लेकिन हिंदी तो कुछ नहीं है, आपने देखा और तुरंत उसको क्लिक कर दिया और कितना आसानी तरीके से होगा। देखिए कह रहा है स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो क्या स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का, मात्रा का नहीं, शब्दों का नहीं, व्यंजनों का नहीं, किसका होता है, स्वरों का होता है। मैंने आपको बताया था मेरे मित्र, क्या बताया था कि जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है तो वहां पे स्वर संधि होती है। कौन सी संधि, स्वर संधि होती है जब स्वरों से स्वरों का मेल होता है। मैंने आपको बताया था कि जब स्वर का व्यंजन से अगर मेल हो जाए, स्वर का व्यंजन से अगर मेल हो जाता है तो वहां पे व्यंजन संधि होती है मेरे मित्र। कौन सी संधि होती है, तो वहां पे व्यंजन संधि होती है, वहां पे व्यंजन संधि होती है। मैं आपसे बात करूं अगर कि व्यंजन से व्यंजन का मेल हो, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन का अगर मेल होता है मेरे मित्र, वहां भी क्या होता है, तो वहां भी तो व्यंजन संधि होती है। तो सर ये व्यंजन से व्यंजन का मेल, स्वर से स्वर का मेल, ये क्या चीज आप बता रहे हो, आप हमें प्रैक्टिकली दिखाओगे क्या। बिल्कुल आपको दिखाऊंगा मेरे मित्र। अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे बात करूं मैं आपसे मैं अगर बात करूं महा, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र अगर मैंने लिख दिया, तो एक बात बताइए, अगर मैं महा की बात करूं तो इसके लास्ट वाला वर्ड कौन सा है, आप मुझे बताओगे। और आप ये भी जान रहे होंगे कि संधि किसे कहते हैं, तो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो सर ये वर्ड क्या होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं वर्ड क्या होते हैं मेरे मित्र, ध्यान से देखिएगा, आसानी से आप सीख जाओगे, आप आसानी से सीख जाओगे। जैसे देखिए, मैं अगर मैंने लिख दिया क्या, मनोहर, मैंने लिख दिया मनोहर, अगर मैं कह दूं कि इसका वर्ण विच्छेद करिए, वर्ण विच्छेद करिए, शायद आपको ये थोड़ा लाइट दिख रहा हो ये कलर, तो मैं दूसरा ले लेता हूं। मनोहर को कह रहा है कि अगर मनोहर का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। मेरे मित्र एक बात बताइए, क्या मैं ये म लिख दिया, म लिख दिया क्या आपके सामने, ठीक है, चलिए, तो क्या मैं म पूरा ही लिख दूं क्या यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि म, पहले हम लोग हलंत लगा के लिखेंगे, क्योंकि म जो होता है ना इसमें अ भी मिला हुआ होता है। बिना अ के, यानी बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण करना संभव नहीं है ना। इसका मतलब बिना 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 स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए म धन अ करेंगे तो क्या बनेगा, म बन जाएगा सर। ठीक है,
फिर कौन है, न है, तो न को मैं लिख लेता हूं, लेकिन न पूरा क्या, नहीं 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 नहीं, पहले तो आधा आएगा हलंत वाला, फिर इस पे ओ की मात्रा है, यानी कौन सा स्वर है, तो ओ है। फिर कौन है, ह है, तो क्या ह को ऐसे लिख दूं क्या, नहीं सर, ये भी तो आधा आएगा पहले, फिर अ आएगा, फिर क्या है, र है, र में हलंत, फिर अ आएगा, और अब ये बन गया क्या, मनोहर बन गया। पूरा अगर मैं अगर जोड़ दूं सबको तो बन जाएगा क्या, मनोहर बन जाएगा। यानी ये मैंने किया क्या, तो इसी को बोलते हैं वर्ण विच्छेद मेरे मित्र, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वर्ण विच्छेद, इसी को बोलते हैं वर्ण विच्छेद बोलते हैं। ये मैंने कर लिया। तो मैंने वहां पे एग्जांपल आपको लिखा था क्या, महाधन इंद्र। महाधन इंद्र की मैं आपसे बात करूं तो देखिए, महा का वर्ण विच्छेद अगर मैं करता हूं तो म धन अ, धन में बात करूं आपसे ह धन आ, कौन आया लास्ट में, आ आया। मैं इंद्र की बात करूं, देखिए ये तो स्वर ही है, तो स्वर तो वैसे ही रहेगा, है ना, स्वर वैसे ही रहेगा। फिर मैं बात करूं न, फिर मैं बात करूं तो द, है ना, महाधन इंद्र, ठीक है, तो द, और फिर मैं बात करूं तो र, ठीक है। महाधन इंद्र की मैं अगर आपसे बात करूं, इंद्र की आपसे बात करूं तो ये बन जाएगा हमारा क्या, महेंद्र, है ना। देखिए, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन कौन जुड़ रहे हैं, तो देखिए इसमें लास्ट में क्या आया, आ, और इसका ई, आ और ई जैसे ही जुड़ते हैं मेरे मित्र, ये क्या बनता है, ए बनता है ना। इस बात को आप ध्यान से जानिएगा, ये क्या बनता है, ए बन जाता है, ए से एडी वाला बन जाता है, ए बन जाता है, यानी आ और ई जैसे ही मिले वहां बन जाएगा ए। तो जरा एक बात बताइए, म, हाँ, है ना, तो म लिख दिया मैंने, ह लिख दिया, और इसका आ और ई तो ए बन गया, ए मतलब एक ही मात्रा बन गई, तो बन गई तो इसके ऊपर एक ही मात्रा लगा दो। और न और द्र वैसे ही था, तो महेंद्र, ऐसे मैंने द्र लिख दिया, और ये बन क्या गया, तो महेंद्र बन गया सर, महेंद्र बन गया। और एक बात बताइए, किसका किसका मेल हुआ, तो सर यहाँ भी स्वर, यहाँ भी स्वर, दो दो स्वर मिल गए, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा क्या हमारा, तो यहाँ पे बनेगा स्वर संधि, है ना। क्या बनेगा मेरे मित्र, स्वर संधि बनेगी। इस बात को आप बिल्कुल ही सही जान रहे होंगे, कौन सी संधि बनेगी, तो स्वर संधि बनेगी, क्योंकि स्वर से स्वर का मेल हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे स्वर संधि बनेगी, स्वर संधि बनेगी। अब आप जान चुके होंगे साथी, उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप सीख चुके होंगे, जान चुके होंगे। आ और ई मिलकर के क्या, ए से एडी बन गया, और इसका बन जाएगा क्या, महेंद्र बन जाएगा। तो कह सकते हैं कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि के भी कई भाग होते हैं सर, कौन कौन से होते हैं, तो भैया इसमें कौन होते हैं, गुण संधि होता है, इसमें आपसे बात करूं तो वृद्धि संधि होता है, इसमें मैं आपसे बात करूं तो दीर्घ संधि होता है। इसके आगे आप स्वर जोड़ सकते हो कि गुण स्वर संधि, है ना, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि जोड़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि स्वर संधि के ये पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, तो आसानी से इस चीज को हम लोग बता सकते हैं। तो स्पेशली अगर आपसे पूछे कौन सी संधि, तो आप इसको कहोगे गुण संधि, गुण स्वर संधि, है ना। और सिर्फ ऑप्शन में स्वर व्यंजन और ऐसे दे देता है, तो आप वहां बताओगे क्या, ये स्वर संधि है ना। तो ये यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे मित्र, तो ऑप्शन हमारा सही होने वाला है क्या, तो मैंने लगा दिया कि स्वरों से स्वरों का मेल होता है, तो वहां पे स्वर संधि होती है। इस बात को तो आप जान रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बन जाएगा क्या, महेंद्र बन जाएगा, और यहाँ पे गुण स्वर संधि हो जाएगी। चलिए, आराम से, अब उम्मीद करते हैं आप इन चीज को सीख चुके होंगे मित्र, और कभी मैं इसमें ब्रीफ क्लास आपको लाऊंगा साथी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको ब्रीफ क्लास चाहिए साथी। एक बेहतरीन तरीके का, है ना, पूरा निचोड़ क्लास आपके सामने लाया जाएगा साथी, बिल्कुल ही मतलब एक कहा जाए क्रीम जो होता है ना, वो चीज आपके लिए लाया जाएगा साथी। आप हमें बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है कि सामासिक पद को तोड़ना कहलाता, मेरे भैया समास आपने पढ़ा होगा, समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त रूप, यानी बड़ा सा रूप था, बड़का वाले रूप को छोटका बना दिया गया, और जब छोटका बना दिया गया तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को तो समास कहते हैं मेरे मित्र, समास। अब कहेंगे सर कैसे, समोसा जानते हैं, समोसा कै रुपया का मिलता है, 6 रुपया का, है ना। जनरली अगर देखें तो समास कै प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, है ना। अब इस तरीके से इस चीज को समझ सकते, देखिए समोसा छोटा कर दिया गया, पहले क्या था, आलू अलग, उसके बाद क्या, उसमें उसमें मैदा अलग था, नमक अलग था, तेल अलग, सबको एक का जगह कर दिया गया, और कर दिया गया तो मतलब क्या हुआ, उसको जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया मतलब उसको छोटा कर दिया गया, उसी को तो बोलते हैं क्या, समास बोलते हैं। समास का मतलब संक्षिप्त रूप में लिख देना। जैसे मैं बात करूं आपसे, राजा का कुमार, राजा का कुमार, कुमार मतलब पुत्र मेरे भैया, राजा का पुत्र या राजा का कुमार। और इसी को क्या, ये मैं यहां से हटा देता हूं, क्या संबंध यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, विसर्ग, ये क्या बोलते हैं, ये विभक्तियों के चिन्ह आपको दिख रहे होंगे, आप इसी चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे, यहां से भगा देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, राजपुत्र लिख, राजकुमार लिख सकते हैं क्या,
राजकुमार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी राजा का कुमार। ऐसे राजा का पुत्र की मैं बात करूं तो राजपुत्र लिख सकते हैं हम लोग। यानी बड़ी सी चीज को छोटा कंप्रोमाइज हमने कर दिया, वही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और इसको तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मेरे भाई क्या कहते हैं, क्या संधि, क्या समास, समास विग्रह, समास विच्छेद। मेरे भाई विच्छेद नहीं होता, ये संधि का विच्छेद होता है। संधि की अगर बात करेगा, संधि मतलब होता है जोड़, जोड़ना, है ना। संधि मतलब होता है जोड़, और विच्छेद मतलब उसको क्या करना, तोड़ देना। और अगर आपसे बात करेगा कि समास का मतलब क्या होता है, तो संक्षिप्त रूप में लिखना और उसको फिर बड़ा करना, समास का क्या होता है, विग्रह कहलाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्मवाच्य में प्रधान होता है, क्या प्रधान होता है। देखिए आपने वाच्य पढ़ा होगा मेरे मित्र, वाच्य पढ़ा होगा आपने, है ना। और इंग्लिश में भी आपने इसको पढ़ा होगा, क्या, वाइस, है ना, वाइस भी पढ़ा होगा, वाच्य भी पढ़ा होगा इस बात को, ठीक है। चलिए कह रहा कर्मवाच्य, अगर मैं वाच्य की बात करूं आपसे तो आप जान रहे होंगे कौन सा, कर्तृवाच्य, है ना, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य होता है। और कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। और कौन सा होता है, तो भाववाच्य होता है, भाववाच्य होता है। इस बात को भी आप जान रहे होंगे। देखिए कर्तृवाच्य की आपसे बात करूं कि किसी भी वाक्य में अगर कर्ता की प्रधानता होती है मेरे मित्र, तो वहां पे कौन होता है, कर्तृवाच्य होता है। अब ये कैसे पता चलेगा गुरुजी की कर्ता की प्रधानता है, तो मेरे भाई आप वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा करके पूछ सकते हैं, है ना, क्वेश्चन वर्ड लगा करके, यानी अब अगर मैं बात करूं आपसे, प्रश्नवाचक शब्द लगा करके पूछ सकते हैं कि वहां पे किसकी प्रधानता आ रही है, कौन कार्य को संपादित कर रहा है, कार्य किसके द्वारा हो रहा है। अगर किसी सब्जेक्ट, किसी कर्ता के द्वारा हो रहा है तो वहां पे क्या कहलाएगा, तो कर्तृवाची। और कैसे समझ सकते हैं गुरुदेव, तो इसको समझने के लिए उसके अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर उसके लिंग वचन, है ना, इसका प्रभाव किसके हिसाब से बदल रहा है, किसके हिसाब से परिवर्तन आ रहा है, तो अगर कर्ता के हिसाब से आ रहा है तो वो कर्तृवाच्य होगा। लेकिन कर्म के आधार पे उसके वचन वगैरह जो कि बदल रहे हो, साथ ही उसके लिंग में परिवर्तन आ रहा हो, तो कर्मवाच्य होगा। यानी कर्म की प्रधानता जहां पे होगी वो कर्मवाच्य होगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कह रहा कर्म में प्रधान होता है कौन, क्या, कर्ता, भाव, विचार, कर्म। तो कितना आसान पूछ दिया मेरे भाई, कर्मवाच्य कह रहा तो कर्म की ही तो प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी मेरे मित्र, तो कर्म की ही तो प्रधानता होगी, क्योंकि इसने कर्मवाच्य पूछ रखा है। और जब कर्मवाच्य पूछ रखा है तो कर्म की प्रधानता होगी, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। देखिए कह रहा जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है, तो क्या क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, है ना, या अव्यय कहलाते हैं, या वाच्य, वाच्य कहलाते हैं, आपको बताना। मेरे भाई क्रिया नहीं कहलाते हैं, क्योंकि हमने देख कर आया क्रिया क्या होता है, तो क्रिया वे शब्द होते हैं जिससे किसी भी कार्य के होने या संपादित होने या करने की बात करने का बोध होता है, वो तुम्हारी क्रियाएं कहलाती हैं। और वचन क्या कहलाते हैं, तो वचन, वचन वे होते हैं मेरे भाई, वचन का मतलब होता है ये एक या एक से अधिक लोगों के, है ना, संज्ञान कराता है कि एक लोग हैं या फिर एक से अधिक किसी भी कार्य को करने में या शामिल होने में एक लोग हैं या एक लोग से ज्यादा हैं। वचन का वचन इस बात को निर्धारित करता है ना। एक वचन, द्विवचन, है ना, बहुवचन। अगर हिंदी में बात करूं तो दो ही वचन होते हैं मेरे मित्र, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में तीन होते हैं, एक, द्वि और बहु, है ना। आगे कह रहा है कि अव्यय कहलाते हैं, क्या, अव्यय का मतलब होता है मेरे भाई जिसका व्यय न किया जा सके, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके, वही क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। तो ये तो वही बात कह रहा है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ भाई बिल्कुल, अव्यय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आप बताएंगे मुझे, और के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, भी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, क्या इनके ऊपर कभी कोई प्रभाव पड़ेगा किसी सेंटेंस में, है ना। मोहन और राम जा रहे हैं, रोली और प्रियंका जा रही हैं। अब यहां देखो मेरे भाई, इसमें भी वहां जबकि लिंग बदल गया, रोली और किसी का भी नाम ले सकते हैं, रोली और सीमा को ले सकते हैं, तो और बदला ही नहीं मेरे भाई। और वहां मोहन और सोहन, और वो भी नहीं बदला। इसका मतलब लिंग का, वचन का, काल का, कारक का अगर नहीं प्रभाव इसके ऊपर, वह तो अव्यय कहलाता है। अव्यय, कोई प्रभाव है नहीं, जिसको कोई व्यय ही नहीं होता, जिसका खंडन ही नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए सुनिए, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, विराम चिन्ह के बारे में आपको बताना मेरे भाई कि ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ये कौन सा विराम चिन्ह है, इस बात को आपको बताना है। क्या ये पूर्ण विराम है, नहीं सर, पूर्ण विराम तो ऐसे होता है हिंदी का,
है ना। हिंदी का पूर्ण विराम कैसे होता है, ऐसे। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे मित्र कि हिंदी में अगर विराम चिन्हों की संख्या की अगर मैं बात करूं कितनी होती है, तो आप मुझे बताओगे क्या विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है, 20 होती है, इस बात को आप मुझे बताएंगे। और जो विराम चिन्ह है मेरे मित्र, ये मैक्सिमम कहां से लिए गए हैं, तो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। लेकिन अगर पूर्ण विराम की बात करूं तो ये ही है एकमात्र जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम की अगर मैं बात करूं। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह कह रहा है क्वेश्चन मार्क्स, तो सर ऐसे तो क्वेश्चन मार्क्स तो ऐसे लगता है, ये क्वेश्चन मार्क्स कहलाता है। और फिर कह रहा है कि अल्प विराम होता है क्या, नहीं सर, अल्प विराम तो कुछ ऐसे होता है, अल्प विराम तो कुछ ऐसे होता है। सॉरी, ये अर्ध विराम है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये अर्ध विराम है। ठीक है, अल्प विराम तो ऐसे होता है। ठीक है, अर्ध विराम, अल्प विराम की अगर मैं अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम की बात करूं तो ऐसे होता है सर। योजक चिन्ह की बात करूं तो योजक चिन्ह तो ऐसे आता है सर। तो ये पूछ क्या रहा है कि ये है कौन, क्वेश्चन मार्क्स। हाँ सर, बिल्कुल ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यही हमारा होगा। लाघव की बात करूं तो ये क्या होता है मेरे मित्र, लाघव होता है जैसे हम लोग क्या लिख लेते हैं, डॉक्टर, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, डॉक्टर हो गया, ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। इस बात को आप बखूबी जानते रहिए, ये विराम चिन्ह है। ये यूपी पुलिस का बड़ा ही पेटेंट क्वेश्चन है साथी, एक विराम चिन्ह के बारे में जरूर पूछ ले जाता है ना। जैसे इस बार पूछ रखा था विस्मयादि बोधक को, अलग अलग प्रैक्टिस सेट ये सेटों में जो था ना क्वेश्चन, एक एक जरूर पूछ रखा था कि कौन सा विराम चिन्ह किसे कहते हैं, ना। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, इकहरा उद्धरण कहाँ उपयोग होता है, दोहरा कहाँ उपयोग होता है, इन सारी चीजों के बारे में उसने बता रखा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करूं, कह रहा मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर के क्या देते हैं, मुहावरे फिर क्या देते हैं, अगर सामान्य अर्थ में मुहावरे नहीं देते हैं तो फिर क्या देते हैं, ये आपको बात बतानी है। क्या ये विशेष अर्थ देते हैं या विपरीत, है ना, ये विपरीत कोई नहीं, विपरीत लिख रहा होगा शायद, टाइपिंग एरर है ये, विपरीत देते हैं या पर्याय देते हैं या असामान्य देते हैं, आपको बताना है। मेरे भाई मुहावरे जो होते हैं ना, मैं आपसे बात करूं, अगर मुहावरे की बात करूं आपसे, तो मुहावरे जो होते हैं ये जो होते हैं ये छोटे होते हैं, है ना। वाक्य, दो चीजें होती है, एक लोकोक्ति होती है, एक दूसरा मुहावरा होता है ना। लोकोक्ति मतलब होता है जो लोक समाज में प्रचलित कोई वक्तव्य होता है, उस चीज को हम लोकोक्ति में रखते हैं। लेकिन मुहावरे जो होते हैं उसके कंपेयर में छोटे होते हैं। और मुहावरे जो होते हैं साथी, ये कंप्लीट अर्थ न दे करके थोड़ा मतलब करते हैं, परिचय कराते हैं। लेकिन लोकोक्तियां जो होती हैं कंप्लीट अर्थ का परिचय कराती हैं। मैं आपसे बात करूं, अगर आंख, आंख मारना, कुछ मैं लिख रहा हूं आपके सामने मुहावरे, इसका आप बताओगे। आंख मारना, आंख मारना का मतलब क्या होगा मुहावरे का, है ना। आंख मारने मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपको बताना मेरे साथी। और फिर आपको बताना अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं मेरे मित्र, आगे अगर मैं बात करूं, आंख खुलना, आंख खुलना, आंख खुलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। अंडे का शहजादा होना, आंख मारना, आंख खुलना, इन सब का आपको बताना है। ठीक है, तो अब आगे आप बताओगे आंखें चार होना, या फिर आप बताओगे कमर टूटना, इन सब का भी आपको बता देना है। कमर टूटना, कमर टूटना, कमर टूटना। ठीक है, चलिए, तो कमर टूटना मतलब क्या होता है, तकलीफ होना, तकलीफ होना मेरे मित्र। और अगर मैं आपसे बात करूं, आंखें खुलना का मतलब होता है क्या, सच्चाई का पता लगना। ठीक, सच्चाई का पता लगना मेरे मित्र, सच्चाई का पता लगना, सच्चाई का पता चलना, पता चलना। अगर मैं आपसे बात करूं कि अंडे का शहजादा मतलब क्या होता है, अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। अगर मैं आंख मारना की अगर मैं आपसे बात करूं मेरे मित्र, आंख मारना का क्या हो जाएगा, तो आंख मारना का मतलब क्या होता है, इशारा करना। क्या हो जाएगा, इशारा करना हो जाएगा मेरे मित्र। आंख मारना का मतलब क्या हो जाएगा, इशारा करना, इशारा करना, है ना। जा किसी लड़की से जाकर आंखें चार कर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुहावरे का सामान्य अर्थ ना होकर के क्या होता है मेरे मित्र, तो विशेष अर्थ होता है। यानी कहीं कुछ बातें जाती है लेकिन उसका विशेष अर्थ होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं। कह रहा एक पंथ दो काज, गांव में अक्सर सुने होंगे कि भैया जा रहे हो वही ना, हवो कमवा हो जाएगा, एक पंथ दुई काज हो जाएगा और दोनों काम निपट जाएगा। इसका मतलब एक ही काम से दो लाभ होना। हाँ बिल्कुल होना, एक ही काम से दो लाभ होना। और हम भारतीय इस तरीके के कामों को करने में सबसे आगे होते हैं, इस बात को आप जान रहे होंगे, है ना। एक पंथ दो काज, है ना, इसलिए क्या आ जाएगा, एक ही काम से दो लाभ होना, ये बिल्कुल ही सही इसका जवाब होगा, एक ही काम से दो लाभ होना। चलिए अगले प्रश्न की बात करूं, कह रहा हास्य रस का स्थायी भाव क्या है मेरे भाई। रसों की संख्या अगर मैं बात करूं, देखिए
अगर आपसे पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल कितनी है, तो 8 बताएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है रसों की संख्या आपसे पूछा जाता है मेरे मित्र, तो आप 9 बताओगे। और रसों की कुल संख्या पूछे, रसों की कुल संख्या आपसे अगर पूछी जाती है मेरे मित्र, तो आप 11 बताओगे, है ना। रसों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो कहाँ से हुई थी, आप बताओगे मेरे साथी। क्या भरत मुनि ने इसका किया था? भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि ने कहाँ से किया था, तो क्या नाट्य शास्त्र से किया था? इस बात को भी आप मुझे बताओगे। ठीक है, नाट्य शास्त्र से किया था, इस बात को भी बताएंगे। चलिए आगे मैं आपसे बात करूं, रसों की संख्या तो हो गई। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे मित्र की, ये हास्य रस का पूछ रखा, आप मुझे बताओगे करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। फिर आप मुझे बताओगे शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। आप मुझे बताओगे फिर मेरे मित्र श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है। इस बात को आप जानते रहिए, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा, इस बात को भी आप बताएंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। फिर आप मुझे बताओगे कि करुण का हो गया, और फिर आप मुझे बताओगे साथी, हम्म शांत रस का तो हो गया, शांत का आप बताओगे। ठीक है, और मैं कुछ सोच के लिख रहा हूँ, तब तक आप मुझे बताओ। देखिए कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो क्या हास होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा हास। अच्छा, हास्य रस से होता क्या सर? देखिए, हास रस का मतलब होता है मेरे मित्र कि किसी भी व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टाएं आदि देख करके हमारे मनोविकार में, यानी जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, अगर किसी को देख करके हंसने का जी कर दिया, तो समझिए वहां हास्य रस होगा। या किसी भी इस तरीके का, है ना, किसी भी इस तरीके का लेख, इस तरीके के साहित्य, इस तरीके की कविताएं जो हमें पढ़ने में इस तरीके की अनुभूति होती है, हंसी आती है, वहां पे हास्य रस होता है मेरे मित्र, हास्य रस होता है। इस बात को आप जान रहे होंगे कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, और वही है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, है ना। तो इस चीज को आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th से ही पढ़ा होगा आपने मेरे मित्र। इस एग्जामों में भी आते हैं आपको लिखने के लिए उदाहरण के सहित। यानी गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहल्या जो थी, है ना, एक बात जान लीजिए, ये अहल्या मैंने आपको लिखा, क्या ये मैंने सही लिखा है मेरे मित्र? आप बताओगे वर्तनी की दृष्टि से क्या ये सही है? बिल्कुल ही सही है साथी। अहिल्या नहीं होता है, लोग अहिल्या बोलते हैं, लेकिन वो गलत है, अहल्या शब्द होता है। सुनिए अब हुआ क्या। गौतम ऋषि की पत्नी थी कौन? अहल्या थी। और आप उनके बारे में जान ही रहे होंगे, है ना। विष्णु जी के बारे में आप इंद्र इंद्र के बारे में आप जान ही रहे होंगे साथी, कि इंद्र क्या किए, पहुंच गए, हाँ हाँ, सारी चीजें। तो फिर इसके बाद उन्होंने, गौतम ऋषि ने उनको क्या कर दिया, श्राप दे दिया, और वो शिला बन गई। इसके बाद भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण स्पर्श मात्र से ही वो फिर से, वो क्या बन जाती है, एक नारी का रूप कर लेती है, धारण कर लेती हैं। तो अब जितने भी वहां पे ऋषि महात्मा थे, जो तपस्वी थे, वहां पे जो विंध्याचल पर्वत पर जो लोग तपस्या कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अब प्रभु श्री राम तो आ ही गए हैं, जितने भी शिलाएं हैं यहाँ पे, वो सब की सब एक नारी बन जाएंगी, एक महिला बन जाएंगी, और हम लोग उन महिलाओं के साथ में भोग विलासता, है ना, शुरू कर देंगे। तो देखिए कितने हास्य के पात्र हैं ये लोग, है ना, अजीब तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति अगर बेवकूफी भरी बातें अगर करता है, तो आपको हंसने का मन ही करेगा, है ना। चलिए, ऐसे एक और उदाहरण की, भुजनी भुजंगा हंसे शीस पे गंगा हंसे, ऐसे ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, है ना। भगवान शिव की जब बात करें, अगर उनकी शादी हो रही थी, तो उनकी शादी में अजीब तरीके की वेशभूषा धारण किए लोग, है ना। तो बहुत सारे लोग इस तरीके के जा रहे थे, तो लोगों को देख करके हंसी आ रही थी। यानी इस तरीके का अगर जहां भी भाव आपको मिलता है, तो आप कहोगे वहां पे हास्य रस है। हास्य रस है मतलब जहां पे आपको हंसी का अनुभूति हो, हास्य रस है। और इसका अस्थाई भाव की बात करें क्या होता है, तो ये हास होता है, इसका अस्थाई भाव होता है ना, अस्थाई भाव। अगर मैं आपसे बात करूं संचारी भाव क्या होते हैं, तो संचारी भाव का मतलब होता है मेरे मित्र, जो कुछ ही क्षणिक समय के लिए हमारे मन में संचरण करते हैं, उन्हीं को संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भावों की संख्या आपसे पूछे कितनी होती है, तो आप 33 बताने वाले हो कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, चलिए करुण रस की अगर मैं बात करूं, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है मेरे मित्र। शांत की अगर मैं बात करूं, तो ये निर्वेद होता है। और मैं आपसे बात करूं श्रृंगार का, तो क्या होता है, रति होता है। रति मतलब क्या होता है मेरे भाई, प्रेम होता है। रति मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक है, चलिए अगर आगे मैं बात करूं, आपसे कह रहा है कि कुंडलिया शब्द में कितने चरण होते हैं, आपको कुंडलिया बताना है मेरे मित्र। क्या देखिए, कुंडलिया का मतलब क्या हो गया, इस बात को आप समझिएगा। कुंडलिया की अगर मैं बात करूं साथी, तो ये देखिए, कुंडल, कुंडल आपने देखा है, कुंडल, क्या कुंडल आपने, कितने मित्र जानते हैं कि कुंडल क्या होता है? कान में पहना जाता है मेरे मित्र, कान में पहना जाता है, क्या कुंडल पहना जाता है ना। कान में कुंडल पहना जाता है, इस बात को आप जान रहे होंगे। और कुंडल
कुंडल जब पहनने से पहले कान को क्या करना होता है, कर्णवेधन किया जाता है, जो कि हमारे जीवन का एक क्या होता है, संस्कार होता है। आप संस्कारों के बारे में भी पढ़े होंगे मेरे साथी जीएस में कि संस्कार कुल कितने होते हैं, है ना। तो कर्णवेधन भी एक संस्कार होता है। तो और जैसे ही कुंडल पहनने के लिए कर्णवेधन होता है और फिर इसके बाद उसमें मेडिसिन दवाइयां लगानी पड़ती है, क्योंकि वो पके ना, है ना, सारी चीज, तो डॉक्टर के पास जाना होता है। तो आराम से आप याद रख सकते हो, कुंडलियां पहनने से पहले आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, तो डी आर से डॉक्टर याद रख सकते हैं। और डॉक्टर में डी से क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा मेरे मित्र, दोहा हो जाएगा। और आर से क्या हो जाएगा, रोला हो जाएगा। इस बात को भी आप बखूबी जान चुके होंगे, है ना। तो दोहा और रोला के मिलने से क्या बनता है मेरे मित्र, दोहा और रोला के मिलने से क्या बनता है, कुंडलिया बनता है, कुंडलिया बनता है। इस बात को भी आप जानते रहिए, ठीक है, कुंडलिया बनता। और आराम से इसको देख करके, आप देख करके भी इसको पहचान सकते हैं। इसमें कुल कितने चरण होते हैं, कह रहा कितने होते हैं, तो मेरे साथी 6 होते हैं, है ना। 2 होते हैं किसके, दोहा के, और 4 किसके होते हैं, रोला के होते हैं। तो 2 और 4 मिलकर के कितना बनेगा, 6 बनेगा, 6 बनेगा। और देखिए इसकी खासियत क्या है पहचानने की, जिस शब्द से ये शुरू होते हैं मेरे मित्र, उसी शब्द पे ये खत्म होते हैं। इसको और किस कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए स्नेक होता है ना, आपके सामने सांप होता है, कुंडली मार के बैठता है। आप देखोगे कि उसका टेल, है ना, टेल यानी पूंछ वाला हिस्सा और उसका मुंह वाला हिस्सा लगभग एक ही जगह आ जाता है, पूरा एकदम घुमा घुमा करके एक ही जगह कर लेता है, कुंडली मार के बैठता है। तो आसानी से याद रख सकते हैं, जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे खत्म भी होता है, उसी को कुंडलिया कहते हैं मेरे मित्र, है ना। तो आराम से याद रख सकते हैं कुंडलिया, इसको याद रख सकते हैं। इसमें कितने होते हैं, तो आप कह सकते हैं इतने होते हैं। देखिए दोहा और रोला के मिलने से क्या बनेगा, कुंडलिया बनेगा। साथ ही इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 24-24 मात्राएं होती है। 2 पंक्तियां दोहा की होती हैं और 4 किसकी होती हैं, तो रोला की होती हैं। और आराम से आप कह सकते हैं इसमें कितनी होती है, कुल 24-24 मात्राएं होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और कह रहा है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। देखिए अलंकार भी मैंने आपको पढ़ाया था मेरे मित्र। अलंकार का मतलब क्या होता है, जो अलंकृत करे। अलंकृत मतलब क्या होता है कि जो आभूषित करे, जो सजाने का काम करे, जो सौंदर्य को बढ़ाने का काम करे, उसी को तो आप क्या कहते हैं, हम लोग अलंकार कहते हैं, है ना। और अलंकार की अगर आपसे मैं बात करूं साथी, तो ये आपके सामने कह रखा है वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है ना। यानी वर्ण मैंने आपको पहले ही दिखाया कि वर्ण यानी एक ही अक्षर की अगर आवृत्ति हो रही है कई बार, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, क्या उपमा अलंकार होगा, रूपक होगा, अनुप्रास होगा, या फिर श्लेष होगा। तो मेरे भाई मैंने आपको सिखा रखा था कि उपमा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में जहां पे अगर मैं बात करूं उपमा, है ना, उपमा की अगर मैं बात करूं कौन से होते हैं और रूपक कौन होते हैं। देखिए रूपक की बात करूं तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, यानी जहां पे उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है मेरे मित्र, वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो सर ये उपमेय और उपमान क्या होते हैं, तो मेरे भाई जिसकी बात की जाती है और जिससे ना जिसकी तुलना की जाती है और जिससे की जाती है, वही उपमेय और उपमान कहलाते हैं। इस बात को भी आप जान रहे होंगे। सुनिए अगर रूपक अलंकार की मैं आपसे बात करूं, तो देखिए रूपक अलंकार की बात करूं, मैया मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, ये हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। कैसे हो जाएगा, देखिए श्री कृष्ण भगवान जब बचपन में खेल रहे थे, है ना, और जब भी आपको बचपन बाल्य काव्य की बात करते हैं तो वहां पे वात्सल्य रस होता है। इस बात को भी आप जानते रहिए, किसी भी माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, वहां पे वात्सल्य रस की बात होती है। इस बात को भी आप जानते रहिए। देखिए तो श्री कृष्ण जब खेल रहे थे तो अपनी मैया से कहे कि ओ मैया, मुझे खिलौना नहीं, वो चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए। वो चंद्रमा ही क्या है, खिलौना है। यानी उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं किया गया, उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया गया, इसलिए वहां पे रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ कह रहा वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार होगा क्या, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार का मतलब, अब इसका उदाहरण की अगर मैं बात करूं आपसे, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, है ना। देखिए रघुपति राघव राजा राम, र एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई, यहां पर भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, है ना। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारि हूँ और, देखिए च च च च सब वर्ड की आवृत्ति कई बार आई। इसका मतलब यहां भी कौन सा अलंकार होगा, यहां भी अनुप्रास अलंकार ही होगा, है ना। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं कि एक ही वर्ण की आवृत्ति अधिक बार अगर जहां हो रही तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। मेरे साथ ही अनुप्रास के भी भेद होते हैं, लाटा अनुप्रास, छेका अनुप्रास, वृत्य अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास। जब इस पर बात आएगी मैं आपसे बात करूंगा, जरूर ही करूंगा साथी, जरूर करूंगा। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए क्या कह रहा है।
शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? यानी किसी भी शब्द की अगर मैं बात करूं, कोई बड़ा सा शब्द लिख दे, छोटा सा शब्द, कोई भी शब्द लिखे, उसका सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मैंने आपको अभी ही बताया साथी, क्या होता है? वर्ड होता है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं अनमोल, अनमोल मैंने लिख दिया तो देखिए अ क्या है? ये तो स्वर है, तो स्वर तो सेम ही लिखाते हैं, है ना। न की बात करो तो देखिए न में आधा न, फिर अ मिलेगा तो पूरा न बनेगा, है ना। बिना व्यंजन के ये उसका उच्चारण होगा नहीं, बिना स्वर के। म की बात करूं, देखिए म लिखेंगे हलंत के साथ, फिर ओ आएगा तो मुंह हो जाएगा, फिर ल में आधा ल, फिर अ मिलेगा तो ये पूरा बनेगा क्या? अनमोल बनेगा। इसका मतलब, इसका मैंने वर्ण विच्छेद किया। और भी इसको तोड़ सकते हैं क्या? नहीं गुरुदेव, इसको तो अब तोड़ ही नहीं सकते, ये लास्ट टूट गया। इसका मतलब ये लास्ट में टूटा है, किसमें? वर्ड में टूटा है। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या तपस्विनी, तपसी, तापसी, तपस्या, है ना। तो तपस्विनी का स्त्रीलिंग क्या, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है मेरे साथी? तपस्विनी होता है, तपस्विनी होता है। ठीक है, क्या होता है? तपस्विनी होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं विदुर, विदुर का क्या होगा? तो आप बताएंगे स्त्रीलिंग क्या होता है मेरे मित्र? क्या विदुर का क्या होता है? क्या विधवा होता है? विधवा होता है, इस बात को भी आप बताएंगे। ठीक है, विद्वान की अगर मैं बात करूं, विद्वान की आपसे बात करूं मित्र, विद्वान का क्या होगा? तो क्या विदुषी होगा? क्या विदुषी होगा? इस बात को भी आप बताएंगे, क्या विदुषी होगा? ठीक है, विदुषी हो जाएगा, विद्वान का विदुषी हो जाएगा, इस बात को भी आप जानते रहिए, है ना। नर की अगर मैं बात करूं, नर की बात करूं मेरे साथी, नर का क्या हो जाएगा? तो नर का मादा वैसे होगा, लेकिन इसको इसमें रखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन की बात करूं आपसे। ठीक है, चलिए। तो कर आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य, आचार्य मेरे साथी आप जान रहे होंगे, आचार्य जी और आचार्य जी, है ना। हमने स्कूल में जब हम लोग पढ़ रहे थे अपने प्राइमरी और जूनियर के स्कूलों में, है ना, तो मेरे मित्र वहां पे जो टीचर थे उनको लोग आचार्य जी बोलते थे। हालांकि आचार्य जी न बोल करके आचार्य जी बोलते थे, है ना, पिकल बना दिए थे हम लोग उनको, क्योंकि हम लोगों को तब इन शब्दों का बोध नहीं था कि वास्तव में ये शब्द है क्या, शुद्धि वर्तनी की क्या होती है, क्या चीजें, ये नहीं पता था। तो आचार्य जी को हम लोग आचार्य जी बोला करते थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें। ठीक है, अगर वो महिला हुआ करती थी उन्हें आचार्य बोलते हैं, तो कह रहा है इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो आचार्य होगा मेरे मित्र, बिल्कुल ही आचार्य जी हो जाएंगे, आचार्य हो जाएंगे। मैं आपसे बात करूं सुत, सुत का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? तो सुत का होगा मेरे मित्र क्या? सुता, सुता, है ना, क्या हो जाएगा? सुता हो जाएगा। चलिए आगे मैं आपसे अगर बात करूं, अगले प्रश्न की बात करूं, कह रहा पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है। तो मेरे भैया पुस्तक रखी है, रखे हैं, रखी है ना। रखी है मतलब एक ही का तो बोध करा रहा है कि पुस्तक रखी है, इकट्ठ पुस्तक रखी है। अगर दो पुस्तक होती तो मैंने क्या बोलता? पुस्तकें रखी हैं, है ना, तो दो पुस्तकें हो जाएंगी। इसका मतलब दो या दो से ज्यादा पुस्तक हो गई, एक से ज्यादा हुई जैसे ही वहां पे पुस्तकें रखी हैं तो यहाँ पे बिंदी आ जाता। ठीक है, तो आप इस बात को बिल्कुल ही सही कह सकते हैं कि इसका मतलब अगर बिंदी नहीं है और पुस्तक रखी है, सिर्फ पुस्तक कहा कि पुस्तकें तो कहा नहीं है, इसका मतलब एक वचन होगा, एक वचन होगा, है ना। सात वचन नहीं, सात फेरों के सातों वचन। हाँ, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। आगे देखिए क्या करा, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? यानी आपको बताना शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, ये आपके सामने एक वाक्य लिख दिया, कह रहा किस कारक का प्रयोग हुआ है। आप जान रहे होंगे, क्या जान रहे होंगे गुरुजी? कारक को, कारक को और किस नाम से, किस नाम से? तो मेरे भाई परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। और कारक अथवा परसर्ग की संख्या कितना? 8 होती है। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, है ना। तो आप अधिकरण तो 8 होती है, इन चीज को आप जान रहे होंगे। तो ये कौन है? ये कौन है? कर्ता ने किस कारक का प्रयोग हुआ? क्या करण है, कर्ता है, या कर्म है, या अपादान है? तो आपने देखा होगा क्या सर, कर्ता का क्या चिन्ह होता है? ने, कर्ता ने। फिर क्या? कर्म को, कर्ता ने कर्म को। करण का क्या? करण से किसके लिए? तो से भैया मेरे मेरे भाई किसके लिए? साधन के रूप में, जहां पर यूज हो, साधन के रूप में वहां पे करण होता है। और कभी भी किसी भी अंग विकार की बात हो, है ना, पैर से लंगड़ा, है ना, हाथ से कुछ भी इस तरीके का विकार की बात होती है, वहां भी करण होता है।
आगे कह रहा संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है मेरे भाई को, के लिए। संप्रदान को या फिर के लिए होता है। और संप्रदान मतलब दान के केस में इसका यूज किया जाता है, यानी राजा भिखारी को दक्षिणा देता है या फिर दान देता है या फिर इस तरीके की चीजें, कंबल देता है, तो वहां पे क्या होगा, संप्रदान हो जाएगा। हालांकि मैंने ये सब 8 के 8वां आपको करवा रखा है, प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं मेरे मित्र, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन होता है। तो कह रहा कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किसका प्रयोग होता है, यहाँ पे कौन सा है, तो मेरे भाई कर्ता का ने, देखिए यहीं पे मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी कर्ता कारक हो जाएगा। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे और देखते हैं क्या आदेश कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो मेरे भाई पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करूं, सर्वनाम की कुल संख्या की बात करूं तो कितने होते हैं, 11। कौन कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर मैं पुरुषवाचक की बात करूं मेरे मित्र, पुरुषवाचक की बात करूं तो ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष होता है, ठीक है। फिर कौन होता है, उत्तम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, और फिर कौन होता है, अन्य पुरुष होता है। ये 3 तरीके के होते हैं। प्रथम पुरुष में कौन कौन सा आता है, कौन कौन आता है मेरे भाई, तो आप बता सकते हैं, हम, है ना, हम और मैं, ये आते हैं, ठीक है। ठीक, इस तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं मेरे मित्र कि कितने होते हैं, इसके कितने होते हैं, कितने होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे क्या कि 3 होते हैं सर, 3 होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की आपसे बात करूं, विशेषण में मुख्यतः कितने भेद होते हैं। मेरे भाई मैंने आपको सिखा रखा था, याद करिए, याद करिए, विशेषण, ये क्या लिखा है, विशेषण। और विशेषण में कितने कितने अक्षर आए गुरुदेव, तो 1 आया, 2 आया, 3 आया और 4 आया। 4 तो आए वर्ड, तो गुरुदेव कै प्रकार के होते हैं, तो 4 लिख दो ना मेरे भैया, 4 आए तो 4 प्रकार के होते हैं। अभी कवन कवन होते हैं, तो इसको भी मैंने सिखाया था आपको, क्या, जीपीएस। यस, जीपीएस ऑन कर दो मेरे भाई, खो जाओगे तो भी पता चल जाएगा आप कहाँ पे हो, है ना। आपके सर्वर को ट्रैक, आपके लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा। बाय द वे आप अगर गुम हो गए कहीं तो आपको सर्च किया जा सकता है। तो जी से हो जाएगा क्या, गुणवाचक हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। मैं बात करूं यस से क्या हो जाएगा, तो सार्वनामिक हो जाएगा। फिर यस से क्या हो जाएगा, तो संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, आराम से इस तरीके के विशेषण से हम विशेषण को याद रख सकते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, तो 4, और कौन कौन से आराम से जान सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है आपको बताना मेरे भाई। पथरीला क्या है, हाँ सर बिल्कुल है, ये तो पत्थर से बना है, पत्थर धन ईला, पत्थर धन ईला बराबर का पथरीला हो। कौन सा, पथरीला बनेगा, पत्थर धन ईला बराबर पथरीला, ईला प्रत्यय लग जाएगा। नमकीन, नमक धन ईन, नमक धन ईन, नमक धन ईन बराबर नमकीन, है ना। बर्फीला, बर्फ धन ईला, बर्फीला, तो ये सब तो नमक से, देखिए पत्थर से पथरीला, नमक से नमकीन, बर्फ से बर्फीला, और नमक तो ये भैया नहीं है, ये तो संज्ञा शब्द है। और ये तो पूछा था विशेषण कौन नहीं है, तो इसको नमक हो जाएगा। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्या, काल, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, क्या कहलाता है आपको बताना है मेरे भाई। आप बताइए, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द 50 बार मैं चिल्ला चुका, क्रिया होती है मेरे भाई। क्रिया ही तो बताती है कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से क्या काल कहलाता है, काल क्या कहलाता है आपको बताना है। क्रिया के घटित होने का समय कहलाता है, या क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। भैया काल, काल मतलब का समय, काल या समय, है ना। काल इसी को इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, समय या काल कोई तो टेंस कहते हैं हम लोग। क्रिया के घटित होने का समय, यानी जो भी काम हुआ वो कब हुआ, अभी हुआ या हो चुका है या होगा, यानी वर्तमान की बात करेगा या फिर भूत की बात करेगा या फिर भविष्य की बात करेगा, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे कह रहा है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। मेरे भाई मैंने आपको बताया था क्या, कि जो भी ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों उठा लिए गए और उसी को क्या कहते हैं, तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम, यानी कि उसके समान,
तत्सम उसके समान, किसके, जो संस्कृत भाषा में थे, यानी उसी शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। लेकिन जो संस्कृत से आने वाले शब्द जो परिवर्तित होकर के आ गए, जैसे ग्राम था मेरे भाई, संस्कृत में ग्राम बोलते हैं, लेकिन इसको अगर मैं बात करूं, इसका तद्भव बदल गया, परिवर्तित रूप क्या है, गांव है, गांव है, गांव है, तो इसको क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। श्रृंगार की मैं बात करूं आपसे, श्रृंगार, 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 तो इसका क्या बनता है, श्रृंगार बन गया मेरे भाई, श्रृंगार का श्रृंगार बन गया, ये बदल गया, है ना, लोगों द्वारा परिवर्तित कर दिए गए, क्योंकि इसके नाम चेंज हो गए, और जैसे ही नाम चेंज हुआ, चेंज परिवर्तित नाम को हम लोग क्या कहते हैं मेरे मित्र, तो परिवर्तित नाम को कहते हैं तद्भव, और संस्कृत भाषा के शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी इसका सही जवाब होगा। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। मैंने आपको बताया तत्सम और तद्भव मेरे मित्र, तद्भव मतलब परिवर्तित रूप, ग्राम का नहीं होगा, ग्राम का तद्भव हमने गांव देख करके आया है। अश्रु नहीं सर, अश्रु का तो आंसू होता है, आंसू होता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, आंसू हो जाएगा। अगर यहाँ पे सूर्य की बात कर रहा, सूर्य की बात करूं तो इसका तो सूरज होता है, सूरज होता है। माथा की बात करूं तो मेरे भैया ये मस्तक हो जाएगा, और मस्तक है क्या, तत्सम है, तत्सम है। आपको चाहिए था क्या, तद्भव, तो माथा ही तो है तद्भव शब्द, माथा ही तो है तद्भव शब्द। देखिए तत्सम पहचानने का एक और तरीका आराम से कैसे कर सकते हैं, देखिए इसमें इस तरीके के संयुक्त देखिए ये ग्राम, ग्राम इस तरीके का दिखेगा, ये वाले आपको दिखेंगे संयुक्त में, इसमें ज्यादा आपको दिखेंगे अक्षर, आप आराम से, और आधे अक्षरों का ज्यादा इसमें उपयोग होता है, तो आप समझ सकते हैं, ट्रिकली इसको कह सकते हैं आराम से कि कौन से ऐसे हैं जो तत्सम है, पहचान सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्या विलोम, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समान। तो मेरे भाई समान अर्थ बताने वाले को समानार्थी कहते हैं, और समानार्थी को ही तो क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही जवाब होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अग्रज का सही विलोम क्या होगा, अग्रज, अग्रज मतलब जिसका जन्म क्या हुआ हो, पहले ही हुआ हो, यानी सबसे बड़का पुत्र, उसी को क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे। तो उसका विलोम सबसे बाद में पैदा होने वाला, और उसी को क्या कहते हैं, अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, है ना, उसी को बोलते हैं अनुज। तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, अग्रज का, अग्रज का अनुज हो जाएगा, ठीक है, अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। चलिए आगे मैं बात करूं आपसे, अगले प्रश्न की बात करूं, अगले क्वेश्चन में देखिए कुछ और भी शब्द यहाँ पे विलोम के रख दिए गए हैं, साथ ही कुछ और भी विलोम शब्द रखे गए हैं, इसको आप देखिएगा ध्यान से, इनके क्या, जंगम का क्या बनेगा, क्या जंगम का अस्थावर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। साथ ही विराट की बात करूं अगर मैं, तो क्या इसका क्षुद्र बनेगा, क्षुद्र बनेगा, इस बात को मुझे बताएंगे। जारज की बात करूं तो मेरे साथी औरस बन जाएगा, औरस बन जाएगा। अन्योर्त की बात करूं तो सहोदर बनेगा। गरल की आपसे बात करूं मेरे मित्र तो क्या सुधा बनेगा। कौटिल्य की बात करूं तो क्या आर्जव बनेगा। उपकार की बात करूं मेरे साथी तो अपकार बनेगा, अपकार बनेगा। उन्मूलन की बात करूं तो क्या निमीलन बनेगा, निमीलन बनेगा मेरे साथी। प्राची की बात करूं तो क्या प्रतीचि बनेगा, इस बात को आप मुझे बताओगे, प्राची का प्रतीचि। अध की बात करूं तो क्या इति बनेगा, इति बनेगा, इस बात को मुझे बताएंगे, है ना। बिल्कुल ही सही साथी है, ये सब के सब सही लिखा गया है, इस बात से आप बिल्कुल ही रूबरू रहे। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रखा है कि धन का मतलब क्या होगा, यानी धन का अर्थ क्या होगा, इसमें क्या अंक होगा, अर्थ होगा, स्वार्थ होगा, या कोष होगा। मेरे साथी धन का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, अर्थ होता है, बिल्कुल ही सही जवाब होगा इसका अर्थ, है ना। अर्थव्यवस्था यानी रुपए पैसे की व्यवस्था, धन की व्यवस्था। तो साथी आज हमारे पास ये 30 प्रश्न ही रहे, और आप इन 30 प्रश्नों में आप हमें बताओगे कि आपका स्कोर कितना रहा, आपका स्कोर कितना रहा मेरे मित्र, आपका स्कोर कितना रहा, इस बात को भी आप बताओगे मुझे। और बेहतरीन तरीके से, है ना, बेहतरीन तरीके से आपने इसको किया होगा, और मुझे पता है साथी मैक्सिमम आपके स्कोर रहे होंगे, लेकिन आप मुझे अपना स्कोर भी बताओगे कि आपका स्कोर कितना रहा, है ना। और अगर अभी आपका स्कोर बेहतरीन नहीं भी बन पा रहा तो साथी कोई बात नहीं है, आप हर रोज बस लगे रहिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में, जो भी आपको नहीं आ रहे थे, यहां से उन प्रश्नों को अपने कॉपी पे नोट जरूर करिएगा साथी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और संभावित प्रश्नों को लाया गया है जो बेहतरीन तरीके के हैं साथी, आने के प्रबल संभावनाएं हैं इनकी। तो अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर इसको जरूर नोट करें, और जिस दिन आपने इसको नोट कर लिया साथी ना, उसी दिन वो आपको याद हो जाएगा। ये मेंटली, है ना, ये अगर देखें तो मानसिक रूप से इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, ठीक है।
तो अब अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर भी बताओगे साथी, है ना? और अगले अगले अगर मैं बात करूं आपसे हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 से भी जुड़िए और प्रीवियस को भी देखिए साथी। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।